गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं आप लोग के लिए भूगोल का क्लास लाया हूँ। भूगोल के क्लास के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सभी को। हिस्ट्री का मैं फर्स्ट चैप्टर खत्म करने के बाद अभी तुरंत मैं ज्योग्राफी शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंटों की मांग है कि सर आप मॉडर्न इंडिया शुरू कीजिए, आधुनिक भारत के कुछ चैप्टर। तो ठीक है, मैं उसे भी शुरू करूंगा, लेकिन ज्योग्राफी के जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं उसे मैं दूर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा भारत के तटीय भागों में जान लेते हैं, क्योंकि बंदरगाह कहाँ बने होते हैं? तटीय भाग में, जैसे राज्य जो समुद्र से सटे हुए हैं। आपको तो पता ही है कि ये प्रायद्वीपीय भारत हुआ। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं? वैसा क्षेत्र जो तीनों ओर जल से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। जैसे ये क्या है, भारत इधर आपको देख रहे हैं, ये आपका पश्चिम साइड अरब सागर से, पूर्व बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, जिसके कारण इस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। अगर आपने रीजनिंग पढ़ा होगा तो रीजनिंग में आपने ये डायरेक्शन पढ़ा होगा कि ये ऊपर में क्या होता है? उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और ये साइड आपका होता है पूर्व, और ये होता है आपका पश्चिम। इसी पे हमारा मैप स्टार्ट है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन है। तो अगर मैप आपके माइंड में एक बार बैठ गया तो फिर आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले भारत की कुल तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट का कहना है सर कभी 6100 आंसर देता है, कभी 7516.6 देता है, आखिर क्या इसका रीजन है? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे समझिए। भारत की कुल तटीय लंबाई द्वीप समेत, द्वीप कहने का मतलब क्या है? देखिए भारत का बॉर्डर ये भी है, अंडमान निकोबार द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, लक्षद्वीप, तो ये सब इतना लंबाई द्वीप समेत अगर पूछा जाए पूरा भारत की कुल तटीय लंबाई, एकदम ध्यान दीजिएगा, भारत की कुल तटीय लंबाई द्वीप समेत तो 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि जो सिर्फ 9 राज्यों के साथ जलीय सीमा है, जैसे यहाँ पे देखिए ये भारत की मुख्य भूमि है जिसके किनारे किनारे सभी राज्य हैं, तो अगर सिर्फ हम इसकी लंबाई पूछेंगे, तटीय लंबाई पूछेंगे, तब आंसर आएगा 6100 किलोमीटर। तो 7516 और 6100 किलोमीटर में आपने अंतर समझ लिया। अब बात करते हैं, ये हुआ पूर्वी तट जिधर बंगाल की खाड़ी है, ये हुआ आपका पश्चिमी तट। तो यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं भारत के कितने राज्य समुद्र तट से सटे हैं? तो भारत के 9 राज्य समुद्र तट से सटे हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से सटे हैं। इसमें से प्रश्न पूछा जाता है सबसे लंबी समुद्र तट वाला राज्य कौन है? तो सबसे लंबी समुद्र तट वाला राज्य पहला गुजरात है, जिसकी लंबाई 12 से 14.70 किलोमीटर है। अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी कुल लंबाई 1962 किलोमीटर है। गुजरात से ज्यादा है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए, मेरी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा, यहीं पे क्वेश्चन कंफ्यूजन हो जाता है तो आप लोग गलत आंसर मार के चले आते हैं। अगर पूछा जाए सबसे लंबी समुद्र तटीय वाला राज्य तो गुजरात, सबसे लंबी समुद्र तटीय वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है कि गुजरात को देता ही नहीं ऑप्शन में पहला, और देता है दूसरा आंध्र प्रदेश। तो गुजरात के बाद जो इसकी सबसे लंबी तटरेखा है वो आंध्र प्रदेश है, जबकि दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसकी 132 किलोमीटर सीमा रेखा है। अगर समुद्र तट केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो राज्य कौन, वो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और दमन द्वीप। यही 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो समुद्री सीमा बनाते हैं, जबकि राज्य 9 बनाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन है, तो सबसे कम तट सीमा वाला राज्य है जो वो गोवा है, 101 किलोमीटर, और जबकि सबसे कम तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव, 42.50 किलोमीटर। अब बात करते हैं भारत के राज्यों की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के तटीय भाग में है। तो सबसे पहला जो राज्य है वो गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, छोटा सा गोवा जो अभी मैंने बताया कि सबसे कम तटीय सीमा राज्य गोवा, फिर उसके बाद कर्नाटक है, उसके बाद केरल है,
उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ये जो है ये आपके पश्चिमी तट पर स्थित राज्य है। पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन कौन है? अगर आपने ये पता कर लिया कि कौन से राज्य कौन से तट पर है, तो आपके कौन से बंदरगाह कौन से तट पर है ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए मैं उसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। उसका ट्रिक है केक गोवा में गुम गया। केक गोवा में गुम गया। तो अब इससे हम कैसे निकालेंगे? देखिए, के से केरल, देखिए केरल हमारा है जो कहां है? आपका पश्चिमी तट पे है। उसके बाद फिर आपका ये का से कर्नाटक, देखिए केरल के जस्ट ऊपर क्या है? कर्नाटक। फिर गोवा, गोवा तो आपका एक बार लाइन में पूरा ले ही रहा है। मैं यहां पे साइलेंट आपको कर देना है। गु से आपको करना है गुजरात, अब मां से करना है आपको महाराष्ट्र। केक गोवा में गुम गया, यानी इस ट्रिक से माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं। अब बात करते हैं पूर्वी तट की। पूर्वी तट पे कौन कौन से राज्य हैं? तो उसके लिए भी एक ट्रिक है जिसका नाम है ताऊ आप। कौन सा ट्रिक? ताऊ आप। ता से आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऊ से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। देखिए यहां पे तमिलनाडु है, ये उड़ीसा है। आ से आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। पा से क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल। तो ये दो ट्रिक के माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा राज्य किस तट पे बसा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि समुद्री जो दूरी होती है, समुद्री दूरी नॉटिकल मील से मापी जाती है। देखिए समुद्री दूरी जो है नॉटिकल मील से मापी जाती है। साइंस में भी एक क्वेश्चन है, आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जा देगा। समुद्र में डूबी किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समुद्र में डूबी किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अब एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर। तो आपने ये पढ़ा। अब एक पॉइंट और, सभी तटों के नाम जान जाते हैं, उसके बाद हम लोग बंदरगाह पे आएंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो गोवा का जो तट होता है उसे हम लोग कोंकण तट के नाम से जाने जाते हैं। बराबर एग्जाम में आता है ये कौन सा राज्य का कौन सा तट कहलाता है, या तो फिर मैच करने के लिए 4 इधर तट का नाम, 4 राज्य का नाम। केरल के तट को हम मालाबार तट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केरल के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं, जबकि तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कुछ बुक में या आप गूगल पे भी देखिएगा तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के संयुक्त तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, जिसका विवरण चोल काल में भी मिलता है। आंध्र प्रदेश के तट को सरकार तट या उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, जबकि उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल के तट को बेंगा तट कहा जाता है। तो ये सब हमारे जितने भी क्वेश्चन थे ये तट से थे। अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि प्रश्न पूछा है कि कितने भारत के ऐसे कितने पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय और जलीय सीमा तीनों बनाते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार 3 ऐसे देश हैं तो जो भारत के साथ जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। फिर से पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। जबकि 2 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा भी अपने पड़ोसी देशों के साथ बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी। वो 2 राज्य कौन कौन है? एक गुजरात है और दूसरा पश्चिम बंगाल है। गुजरात और पश्चिम बंगाल जो है वो स्थलीय सीमा भी बनाता है पड़ोसी देशों के साथ और जलीय सीमा भी बनाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह की। बंदरगाह पढ़ने से पहले थोड़ा एक दो परिभाषा हम जानते हैं। जैसे सबसे पहले पत्तन। पत्तन किसे कहते हैं? हार्बर क्या होता है? तो पत्तन जो है वो लैटिन भाषा के शब्द पोर्टा से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रवेश द्वार। यानी पोर्ट का अर्थ क्या होता है? प्रवेश द्वार, जहां पे जहाज आती है। हार्बर, पोताश्रय। पोताश्रय वह स्थान होता है जहां पे जलयान को आश्रय दिया जाता है, विश्राम दिया जाता है। जैसे कोई भी ट्रेन स्टेशन पे आने से पहले जहां से वो खुलती है वो यार्ड से आती है, यानी वहां साफ सफाई वो सारा चीज जो मेंटेनेंस की वो सही चल रहा है कि नहीं, तो वही यार्ड को हम लोग अगर जल यान के संबंध में कहें तो उसे क्या बोला जाता है? पोताश्रय कहा जाता है। प्राचीन भारत में सातवाहन वंश और चोल वंश नौसेना परिवहन में बहुत ही उन्नत थे
और नौसेना कह सकते हैं जल परिवहन में सबसे ज्यादा अगर वंश पूछा जाए तो सातवाहन और चोल की तो नौसेना शक्ति बहुत ही ज्यादा थी। आधुनिक काल में 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ साथ भारत में जहाज रानी परिवहन की शुरुआत हुई। वर्तमान में भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं, जबकि 200 छोटे बंदरगाह हैं जो राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं। अब हम बारी बारी से पूर्वी तट पे स्थित बंदरगाह तथा पश्चिमी तट पे स्थित बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। और एक डाटा आप लोग जान लीजिएगा कि ये जो जल परिवहन है वे विश्व का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। साथ ही साथ भारत अपना 96% विदेशी व्यापार जो करता है वो आपको जल परिवहन के ही माध्यम से करता है। जल परिवहन प्रश्न भी आते हैं, जल परिवहन के सस्ता होने का क्यों? क्योंकि जल परिवहन के लिए हमें रोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग को एक नेचुरल प्राकृतिक ही रोड बना के दे दी है। तो ये बात के कारण भी है जल परिवहन थोड़ा सस्ता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह की। उसमें सबसे पहला बंदरगाह है कांडला। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। ज्वार भाटा जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ज्वार किसे कहते हैं, भाटा। ज्वार भाटा के कारण भी परिवहन में मदद मिलती है। ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण है। साथ ही साथ यह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां पे क्या हो कि हमें आयात करने पर कोई टैक्स ना देना पड़े, तो उसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहते हैं। मुख्य रूप से यह उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये मुख्य रूप से इस बंदरगाह में आयात ही सबसे ज्यादा होते हैं और ये उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित बंदरगाह है। सबसे पहले देखिए हम शुरू कर रहे हैं, ये आपका पश्चिमी तट का सबसे पहला राज्य ऊपर में क्या हुआ? गुजरात, जो आपका सबसे पश्चिमी राज्य भी पूछा जाता है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन है? गुजरात। इस तट से पेट्रोलियम एवं उर्वरक का आयात ज्यादा किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांडला बंदरगाह का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है? तो कांडला कैसा बंदरगाह है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। साथ ही साथ ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है। अब बात करते हैं मुंबई बंदरगाह, जो महाराष्ट्र में आपको 2 बंदरगाह पढ़ना है, एक मुंबई बंदरगाह, एक नावासोबा बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह सबसे पहले स्थापित की गई थी, लेकिन मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही नावासोबा बंदरगाह की स्थापना की गई। चलिए चलते हैं मुंबई बंदरगाह। यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। देखिए, बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह, एक कृत्रिम बंदरगाह। तो प्राकृतिक बंदरगाह वैसे बंदरगाह को कहते हैं जहां प्रकृति ने ही उसका रास्ता क्या है वो अच्छे से बना दिया है, जबकि कृत्रिम बंदरगाह क्या होता है कि मानव द्वारा वैसा रास्ता बनाया जाता है जहां पे समुद्र जहाज को तट पे आने में आसानी हो, तो वो होते हैं कृत्रिम बंदरगाह। तो प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। साथ ही साथ यह सालसेट द्वीप पर स्थित बंदरगाह है और भारत सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला, जो सबसे बड़ा ज्यादा व्यापार करता है, इसी बंदरगाह के माध्यम से करता है। इस बंदरगाह से सूती एवं ऊनी कपड़े, चमड़े का सामान, पेट्रोलियम एवं इंजीनियरिंग के बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात और आयात किया जाता है। अब बात करते हैं नावासोबा। नावासोबा जो बंदरगाह है, अभी मैंने बताया मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नावासोबा बंदरगाह की स्थापना की गई। इस बंदरगाह का नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इस बंदरगाह का नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। अभी मैंने बताया कि कृत्रिम बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह। साथ ही साथ यह भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है। अथवा साथ ही साथ भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है, यानी जहां से सबसे ज्यादा कंटेनर से बिजनेस किया जाता है। बात करते हैं मार्मो गोवा, जो गोवा के जुआरी नदी के ज्वर नदमुख, जिसे हम एस्चुरी भी कहते हैं। अब प्रश्न आता है एस्चुरी किसे कहते हैं? तो आप समझिए, वैसा स्थान जब नदी का पानी समुद्र में आके मिलता है, यानी नदी का मीठा पानी जब समुद्र में आके मिलता है, तो यहाँ पे जो स्पेस होता है वो एस्चुरी का निर्माण करता है। यानी जब नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है तो वहां पे एस्चुरी का निर्माण होता है। तो मार्मो गोवा जो नदी है, जो गोवा के जुआरी नदी के ज्वार नदमुख में स्थित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्मो गोवा कहाँ है? ये गोवा में है। यहाँ से ईरान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। यहाँ से ईरान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है मार्मो गोवा बंदरगाह कहाँ है? तो गोवा के तट को क्या बोलते हैं? मैंने पढ़ाया है कोंकण तट।
अब बात करते हैं न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर जो बंदरगाह है यह कर्नाटक में स्थित है और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जो कुद्रेमुख की कर्नाटक में कुद्रेमुख की लौह यश खान है वहां से जो लोहा निकलता है इसी न्यू मंगलोर बंदरगाह से इसे निर्यात किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ से काजू, चंदन की लकड़ी, कहवा का भी निर्यात किया जाता है। अब पश्चिमी तट का जो सबसे आखिरी बंदरगाह है उसकी बात करते हैं जिसका नाम है कोची बंदरगाह। जगह ना रहने के कारण मैंने इसे यहाँ लिखा है, इसे ये मत समझिए कि ये पूर्वी तट का बंदरगाह है। ये कोची जो है वो केरल में स्थित पश्चिमी तट का ही बंदरगाह है। कोची जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है जो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आप लोग एकदम ध्यान से इसे नोट कीजिएगा। कोची बंदरगाह वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है जो केरल में है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी जो मरम्मत के लिए जो आते हैं पोत, सबसे बड़ा पोत प्रांगण कोची में स्थित है। कोची बंदरगाह से सुपारी, चाय, नारियल, रबड़, मसाले का निर्यात किया जाता है। तो ये थे हमारे पश्चिमी, कह सकते हैं कि पश्चिमी साइड के जितने भी बंदरगाह है ये आपका पूर्वी भारत का पूर्वी और ये भारत का पश्चिमी भाग। तो भारत के पश्चिमी भाग में स्थित जितने भी बंदरगाह थे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल में स्थित सारे बंदरगाह। अब बात करते हैं भारत के पूर्वी छोर पर स्थित बंदरगाह के बारे में। पश्चिमी तट के बंदरगाह का अध्ययन अभी हम लोगों ने किया। अब बात करते हैं पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह के बारे में। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह पहले कौन कौन है, पहले इसके बारे में जाने। पूर्वी तट पर स्थित राज्य है पश्चिम बंगाल जहां कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है। दूसरा उड़ीसा जो पारादीप बंदरगाह है। तीसरा आंध्र प्रदेश जहां विशाखापत्तनम बंदरगाह है। और चौथा तमिलनाडु जहां 3 प्रमुख बंदरगाह है, बड़े बंदरगाह है। पहला तो एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह और एक जो लास्ट बंदरगाह बचता है 13वां बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर, वो अंडमान निकोबार की राजधानी में है। वो आपका पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। यह बंदरगाह हुगली नदी के किनारे स्थित एक नदीय पत्तन है। आप सभी लोगों ने पढ़ा कि जितने भी बंदरगाह के बारे में पढ़ा होगा वो महासागरीय पत्तन है जो क्या है महासागर से जुट रहे हैं। लेकिन ये जो है वो क्या है, एक नदीय पत्तन है और यह एक ज्वारीय पत्तन का भी उदाहरण है। मैंने कांडला के बारे में बताया था, कांडला भी एक ज्वारीय पत्तन का उदाहरण है गुजरात। इस पत्तन का पोताश्रय डायमंड हार्बर है, यानी पोताश्रय में शुरू क्लास में बताया था जहां पे पोत को रखा जाता है, वहां पे कुछ दिन के लिए विश्राम दिया जाता है, उसे पोताश्रय कहा जाता है। तो इस पत्तन का पोताश्रय कहाँ है, डायमंड हार्बर है। हल्दिया जो है वो कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, यानी कोलकाता बंदरगाह को भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह की स्थापना की गई है। उसके बाद पारादीप बंदरगाह, अगर खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बंदरगाह उड़ीसा के महानदी के डेल्टाई क्षेत्रों में स्थित है जहां से मुख्यतः जापान को हम कच्चा लोहा एवं मैग्नीज निर्यात करते हैं। झारखंड के भी जितनी खनिज निकलते हैं वो भी उड़ीसा पारादीप पे ही आके यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। यानी मुख्य रूप से प्रश्न पूछ सकता है पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह से हम किस देश को निर्यात करते हैं, तो जापान को कच्चा लोहा एवं मैग्नीज। अब बात करते हैं विशाखापत्तनम बंदरगाह जो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह की एक खासियत यह है भी कि यह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के कारण कहा जाता है यह मानसून से हमेशा बचा होता है, तेज हवा से यह बचाता है। यानी एक तरफ डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है, वहां के बाद यह बंदरगाह है। तो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी कारण पोताश्रय तेज हवा से सुरक्षित रहता है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है। विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक बंदरगाह का उदाहरण है। यहाँ से लौह अयस्क, पेट्रोलियम, उर्वरक का आयात और निर्यात होता है। अब बात करते हैं 3 बंदरगाह जो तमिलनाडु में है। पहला एन्नोर, दूसरा चेन्नई और तीसरा तूतीकोरन। तमिलनाडु में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ये 3 बड़े बंदरगाह हैं। उसके बाद एक महाराष्ट्र था जहां मुंबई और नाभासोबा 2 बड़े बंदरगाह थे और बाकी सभी राज्यों में बड़े बड़े बंदरगाह की संख्या एक ही है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए किस राज्य में बड़े बंदरगाह की संख्या सबसे ज्यादा है तो आपका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। दूसरा मुंबई जहां मुंबई बंदरगाह और नाभासोबा बंदरगाह। चलिए एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित है।
यह देश का प्रथम कंप्यूटराइज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह देश का प्रथम कंप्यूटराइज एवं मिनी रत्न बंदरगाह है। आपने महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न पढ़ा है, तो ये मिनी रत्न बंदरगाह है। और सबसे खास बात, यह एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से विकसित बंदरगाह है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से विकसित बंदरगाह कौन है? एन्नोर बंदरगाह। यह देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह है। वर्तमान में इसका भी नया नाम कामराज पोर्ट लिमिटेड कर दिया गया है। तो आप लोग बहुत सारे बंदरगाह, जैसे कांडला का नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है, मैंने बताया था, तो अब एन्नोर का कामराज पोर्ट लिमिटेड कर दिया गया है। तो ये सब नाम आप ध्यान रखिएगा। इससे जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं आप नोट्स बनाइए अच्छे से, क्योंकि जब आपका सेट में क्वेश्चन मिलेगा तब तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए उस कंफ्यूजन से बचने के लिए सेट बनाइए और मेन पॉइंट को आप लिखिए। मैं चाहता तो और भी इसे डीप में बना सकता, लेकिन मेरा सिद्धांत है हमें उतना ही पढ़ना है जितना तैर के पार कर जाना है, इतना भी नहीं पढ़ना है किसी में डूब के मर जाना है। बस यही सिद्धांत हमें याद रखना है। अब बात करते हैं चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। कहा जाता है कि इसका निर्माण 1859 में किया गया था। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और अब तमिलनाडु का एक और बंदरगाह जो है तूतीकोरन। तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित बंदरगाह है, जिसका नया नाम चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। इसे मत्स्य पत्तन भी कहा जाता है। 13वें बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। यह भारत का 13वां बंदरगाह है जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। सबसे रिसेंट में अगर पूछा जाए तो ये थे हमारे भारत के 13 बड़े बंदरगाह, जो पूर्वी तट और ये पश्चिमी तट। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, महाराष्ट्र में मुंबई और नावासोबा बंदरगाह है, मार्मुगोवा गोवा में है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, कोच्चि केरल में है, पश्चिम बंगाल कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, एन्नोर आंध्र प्रदेश और चेन्नई तूतीकोरन पोर्ट ब्लेयर तमिलनाडु। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है पोर्ट ब्लेयर में ही है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। अब देखिए आपको कुछ स्मरणीय तथ्य, कुछ स्पेशल पॉइंट जो यदा कदा एग्जाम में आए हैं। जैसे दाहेज गुजरात देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटारा हेतु स्थापित किया गया है। इसका नाम क्या है? दाहेज गुजरात। जबकि भारत में जहाज तोड़ने का सबसे बड़ा यार्ड शिप रिसाइकलिंग यार्ड, जिसे शिप रिसाइकलिंग यार्ड भी कहा जाता है, अलंग गुजरात में है। अब दो बंदरगाह की बात करते हैं जो भारत के लिए बहुत चर्चित है, एक एग्जाम में बहुत बार आ भी रहा है, जो भारत से नहीं है लेकिन विदेशी बंदरगाह है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के कारण बहुत चर्चित है। एक है चाबहार बंदरगाह जो ईरान में स्थित है, जिसके निर्माण में भारत भी मदद कर रहा है। दूसरा है ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान में स्थित है, ये इसमें निर्माण में चीन मदद कर रहा है। ऐसा इसलिए कि भारत को अफगानिस्तान जाने के लिए, अफगानिस्तान से व्यापार करने के लिए उसे पाकिस्तान से होकर जाना पड़ता था, लेकिन चाबहार बंदरगाह बनने के बाद भारत पाकिस्तान पे निर्भरता खत्म कर देगा ग्वादर बंदरगाह पे, और खुद से क्या कहता है चाबहार बंदरगाह से वो अफगानिस्तान से व्यापार कर सकता है। इसलिए ये दोनों बंदरगाह आप याद कीजिए, चाबहार बंदरगाह ईरान में, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें कोई कमी भी रह गई होगी तो निसंकोच नीचे कमेंट में लिखें और बताएं कि क्या आपको इसमें समझ में नहीं आया। दूसरी बात, लगता है भले 20 मिनट का वीडियो, लेकिन इस 20 मिनट को वीडियो बनाने में मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। इसलिए आप लोग भी उतना ही मेहनत कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर ही वीडियो बनाऊंगा। और इस कोरोना काल को अपॉर्चुनिटी बनाइए। जैसे शायद अभी ये कोरोना के कारण ही मैं यूट्यूब पर आना शुरू हुआ हूँ, शायद कोरोना ये नहीं होता, ये छुट्टियां नहीं होती तो मैं शायद यूट्यूब पर नहीं आता। तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी को भंजाइए। ऐसा नहीं कि आप इतने आराम से रहिए, 2 बार लंच, 1 बार शाम को पंच और लाइफ है टंच, आपको इस तरह से जीना है, तो ये नहीं होगा। इससे आपकी जिंदगी चलने वाली नहीं है। कुछ करना है आपको, कोरोना से आपको क्या है, लड़ना भी है, कोरोना से जीतना भी है। इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़िए। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।